स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, CGL मेंस मॉक टेस्ट नंबर 124102 इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो एरर का क्वेश्चन है। हमें सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम, कि वे लोग जो लेट हैं उन्हें कक्षा के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कौन लोग? वे लोग। तो देखिए दोज यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक प्रोनाउन लगा दिया है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि दोज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अपन हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर ये दोज जो है ये हमने यूज़ किया है। दोज जो है ये प्लूरल है। दोज का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? दैट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये यहाँ पर दोबारा आपने जो प्रोनाउन इंट्रोड्यूस किया है दे, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास प्रोनाउन है। तो ये सीधा बनेगा दोज हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम, कि वे जो लेट है उन्हें कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। अगेन इसमें अपने को एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है आई मस्ट कंसल्ट विथ यू ओवर दैट मैटर शॉर्टली, कि मैं जो है तुमसे उस मुद्दे पर ज़रूर कंसल्ट करूँगा, विचार विमर्श करूँगा, बात करूँगा। मस्ट जो है ये यहाँ पर अपना एक मॉडल है। मॉडल ऑफ कंपल्शन इसको बोलते हैं। मॉडल ऑफ कंपल्शन, अनिवार्यता। तो ये अनिवार्यता का मीनिंग देता है। तो ये कह रहा है कि मैं जो है तुमसे ज़रूर विचार विमर्श करूँगा उस मुद्दे पर जल्द ही। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन की एरर है। कंसल्ट विथ यू ओवर दैट मैटर नहीं आएगा, ऑन दैट मैटर आएगा। आई मस्ट कंसल्ट विथ यू ऑन दैट मैटर, ना कि ओवर दैट मैटर। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है समटाइम्स वी हैव टू पुट डैश विथ इर्कसम और अनप्लीजेंट सिचुएशंस, कि कई बार हमें इर्कसम और अनप्लीजेंट सिचुएशंस के साथ जो है डील करना पड़ता है। इर्कसम का मतलब क्या होता है? इर्कसम का मतलब होता है इरिटेटिंग। कोई ऐसी चीज़ जो हमें इरिटेट करे, यानी कि परेशान करे। कोई ऐसी चीज़ जो हमें परेशान करे, इरिटेट करे, तो उसके साथ भी हमें डील करना पड़ता है। क्योंकि लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, कई बार सिचुएशन ख़राब भी होती है। तो कौन सा फ्रेजल वर्ब आना चाहिए? तो देखिए पुट ऑन का मतलब होता है धारण करना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? धारण करना, कपड़े पहनना, उसके लिए आता है ये। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, यानी कि हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं? टालना। फिर अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुट इन। पुट इन का मतलब होता है इंटरप्ट। पुट इन का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट। बातचीत में खलल डालना, डिस्टर्ब करना। जब दो लोग बात कर रहे हो बीच में अपन डिस्टर्ब करें उसको दैट इज़ नोन एज पुट इन। और एक अपना बट गया पुटअप। पुटअप का मतलब होता है किसी चीज़ को डील करना, किसी चीज़ को झेलना, टॉलरेट करना। तो यहाँ पर हमारा आंसर यही होगा। समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विथ इर्कसम और अनप्लीजेंट सिचुएशंस, कि कई बार हमें जीवन में मुश्किल परिस्थितियों के साथ डील करना पड़ता है, उनको झेलना पड़ता है, उनको टॉलरेट करना पड़ता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स का है। कह रहा है ऑल सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव इन डैश ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, कि सारे जो आपके देश है, सिविलाइज्ड नेशंस है,
सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। तो सारे सभ्य राष्ट्र जो है उनका ये विश्वास है कि जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, कैसा ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर जो है वो ये होगा कि उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या है, नाउन है, और इस नाउन से पहले ब्लैंक में हमें एक एडजेक्टिव चाहिए जो यहाँ पर करेक्ट मीनिंग कन्वे करे। देखिए ह्यूमन का तो मतलब होता है मानव, तो ये तो खुद एक नाउन है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है रिलेटेड टू ह्यूमन, मानव से संबंधित। ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है शर्मनाक, और ह्यूमेन का मतलब होता है मानवीय। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव यही होगा ह्यूमेन, कि ऑल सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव इन ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, कि सारे जो सभ्य देश है वो कैदियों के मानवीय व्यवहार किया जाए उनके साथ, इस बात पर सहमत है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, हमें सैशेट का क्या बताना है, सिनोनिम। देखिए जो वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ड यहाँ पर जो अपने को दिया हुआ है सैशेट, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए सैशेट का मीनिंग होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव। मैनेज का मतलब होता है प्रबंधन करना, और डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ग्रेटिफाई, बेसिकली यहाँ पर शब्द होना चाहिए सेटिस्फाई। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेटिस्फाई मतलब संतुष्टि। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा, इसे सिनोनिम पर्यायवाची अपने को बताना है, किसका, इनसॉल्वेंट का। देखो इनसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जिसका सारा पैसा जो है ख़त्म हो चुका है, जो कर्ज में डूब चुका है, उसको इनसॉल्वेंट बोलते हैं। तो इसका जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए आता है जिसका जो है सारा पैसा ख़त्म हो चुका है, जिस पे अब कर्जा है। प्रॉफिट का मतलब आप जानते ही हैं, लाभ को बोलते हैं। फ्लरिशिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का फलना फूलना। ये जो फ्लरिशिंग वर्ड है ये कहाँ से बना है, फ्लरिश से बना है। फ्लरिश वर्ब है जिसका मतलब होता है फलना फूलना। फ्लरिश का आईएनजी फॉर्म है, और ये अंग्रेज़ी में इसको अपन जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ करते हैं। जेरेंड आप जानते ही हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो किसकी तरह काम करे, नाउन की तरह। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो किसकी तरह काम करे, एडजेक्टिव की तरह काम करे, उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। सोल्यूबल का मतलब होता है घुलनशील, जो चीज़ किसी में घुल जाए। जैसे चीनी जो है वो पानी में क्या है, सोल्यूबल है, चीनी पानी में घुल जाती है। तो सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, हमें प्रोटीन वर्ड का एंटोनिम बताना है। देखो प्रोटीन का मतलब होता है दोस्तों वेरिएबल, या अपन बोल सकते हैं चेंजिएबल। हिंदी में अपन बोलेंगे जो चीज़ बार बार बदलती है, जो चीज़ बार बार बदलती है। तो अपोजिट पूछा है, एंटोनिम बोला है ना विलोम शब्द, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ क्या है, स्थिर है, फिक्स है, बार बार चेंज नहीं होती। चेंजिंग का मतलब होता है बदलाव। अवेंट्योर का मतलब होता है वन हु वर्क्स फॉर फन एंड नॉट प्रोफेशनल। एक ऐसा व्यक्ति जो शौकिया तौर पे कोई काम करता है, तो इसको अपन शौकिया भी बोल सकते हैं, कि एक ऐसा व्यक्ति जो शौकिया तौर पे
मनोरंजन के लिए कोई काम करता है, प्रोफेशनल नहीं होता है, उसको हम लोग एमेच्योर बोलते हैं। अगला वर्ड है कैथोलिक। कैथोलिक का मतलब होता है वैरायटी, अलग अलग चीज़ें, वैरायटी या अलग अलग चीज़ें जो है वो क्या कहलाती है, कैथोलिक कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, हमें एडमोनिश का एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। देखो एडमोनिश का मतलब होता है दोस्तों किसी को डांटना, फटकारना, दंडित करना, ये सारे इसके मीनिंग है एडमोनिश के। एडमोनिश के लिए और क्या बोल सकते हैं अपन इंग्लिश में, रेप्रीमेंड बोल सकते हैं, स्कॉल्ड बोल सकते हैं, रिब्यूक बोल सकते हैं। ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम्स है। हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द। तो किसी के डांटने का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना। किसी डांटने का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करने को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रेज बोल सकते हैं, लॉर्ड बोल सकते हैं, एप्रिशिएट बोल सकते हैं, एक्सटोल बोल सकते हैं। इन सारे शब्दों का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है। चॉइस का मतलब आप जानते ही हैं, चुनाव। ब्लेस का मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना। और कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, हिंदी में बोलते हैं निंदा करना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब अपन आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे। अपने को एक ईडियम मुहावरा दे रखा है, उसका मीनिंग बताना है। कह रहा है द चाइल्ड पुल्ड अ लॉन्ग फेस व्हेन द स्वीट्स वर ओवर, कि जो बच्चा है वो क्या हो गया जब मिठाई ख़त्म हो गई। तो आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, मिठाई ख़त्म होने पर बच्चा दुखी हो गया। तो ये जो हमारा ईडियम है पुल अ लॉन्ग फेस, ईडियम क्या है, पुल अ लॉन्ग फेस। इस ईडियम का मतलब होता है निराश या दुखी होना। तो इसके लिए ऑप्शन ए सबसे ठीक होगा, टू लुक डिसअपॉइंटेड, कि मिठाई ख़त्म होने पर बच्चा जो है वो काफ़ी दुखी हुआ, निराश हुआ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, अगेन एक ईडियम है, उसका मीनिंग अपने को जो है देना है। कह रहा है द पुअर वुमेन डू मैनुअल लेबर इवन व्हेन दे आर इन द फैमिली वे, कि जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें जो है मजदूरी करनी पड़ती है तब उस समय भी जब वे क्या होती हैं, गर्भवती होती है। ठीक है, गर्भवती जब कोई महिला होती है तो वो समय होता है जब उसे आराम करना चाहिए। परंतु विडंबना क्या है समाज की, कि जो गरीब महिलाएं हैं जब वे गर्भवती हो जाती हैं तब भी उन्हें उस समय भी जो है मजदूरी करनी पड़ती है अपना पेट पालने हेतु। तो ये जो मुहावरा है इन द फैमिली वे, इसका मतलब हो जाएगा प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, गर्भवती। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, टू कास्ट एस्पर्सन। ठीक है, इस मुहावरे का मीनिंग अपने को बताना है, टू कास्ट एस्पर्सन्स। इसका मतलब होता है किसी के बारे में बुरा भला बोलना। तो किसी के बारे में बुरा भला बोलना जो है वो क्या कहलाता है, टू कास्ट एस्पर्सन्स। तो यहाँ पर हो जाएगा टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क्स। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेंटेंस का वो पार्ट जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको चेक करना है। अगर वो ग्रामेटिकली ठीक है तब तो नो इम्प्रूवमेंट, और अगर गलत है तो ए, बी और सी में से सही देखना है। कह रहा है टू चिल्ड्रन वर नॉक डाउन बाई ए स्पीडिंग ट्रक। नॉक डाउन का मतलब होता है गाड़ी से किसी को उड़ा देना। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि दो बच्चे जो है उनको एक स्पीडिंग ट्रक मतलब ऐसा ट्रक जो स्पीड में था, तो दो बच्चों को स्पीड वाले ट्रक ने क्या कर दिया, नॉक डाउन कर दिया, मतलब उड़ा दिया।
तो ये बिल्कुल ठीक है। तो दिए गए सेंटेंस में हमें किसी प्रकार के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन, इसका मतलब होता है किसी का प्रस्ताव ठुकरा देना। टर्न डाउन जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है किसी का प्रस्ताव ठुकरा देना। ब्रॉट जो है वो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो ब्रॉट का मतलब हो जाएगा लाया था। सेकंड फॉर्म है ये किसकी, ब्रिंग की। पुल डाउन जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है किसी को खींचना, वेट वगैरह को खींचने के लिए आता है क्या, पुल डाउन। अब अपन आगे चलते हैं। अगला जो है अपना सेंटेंस जो अपने को पूछा है उसमें भी वही चीज़ है, हमें अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है कि क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। कह रहा है ऑल्दो पांडास जो है वो एक तरीके का एनिमल है, जानवर है। कह रहा है कि यद्यपि पांडास जो है वो बैम्बू खाते हैं। बैम्बू जो है वो एक तरीके का जो है आपका अपन बोल सकते हैं घास टाइप है। तो पैंडास जो है बोला कि वो ज़्यादातर वो बैम्बू खाते हैं, लेकिन वो क्या है, कार्निवोरस भी है। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, मांसाहारी। तो सेंटेंस का मीनिंग है कि यद्यपि जो आपके पैंडास हैं वो बैम्बू खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उनमें से जो है मांस का भी सेवन करते हैं। तो देखिए ऑल्दो को जब भी अपन कंजंक्शन की तरह यूज़ करते हैं, ऑल्दो हो चाहे दो हो, इसका हिंदी मीनिंग होता है यद्यपि। तो ये एक को रिलेटिव कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है, को रिलेटिव कंजंक्शन है। तो को रिलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जो पेयर यानी कि जोड़े में यूज़ किए जाते हैं। तो ऑल्दो या दो का जो पेयर है वो यट के साथ बनता है। हिंदी मीनिंग होता है यद्यपि फिर भी। अगर आप यट का उपयोग नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे कोमा लगाकर भी अपना काम चला सकते हैं। तो कह रहा है यद्यपि पैंडा जो है बैम्बू खाते हैं, फिर भी उन्हें क्या माना जाता है, मांसाहारी। तो आप देखिए कि पहला क्लॉज जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ पे कॉमा लगी हुई है। तो अगर यहाँ कॉमा नहीं होती तो यट लगाते, यट नहीं है तो कॉमा लगा दिया। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही है, हमें और किसी दूसरे कंजंक्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। कह रहा है दी एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग। तो इसको अपन हिंदी में अगर ले तो कह रहा है कि जासूसी करना या ये जासूसी की जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं। तो इसको एक शब्द में हम लोग बोलते हैं एस्पियोनेज। क्या बोलते हैं, एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करना। अब जो दूसरे वर्ड है उनके मीनिंग देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है योजना, प्लान। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। और यहाँ इन्यूमरेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन, गणना। इसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, गणना। आगे चलते हैं और अगला जो अपना है वो है अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। कह रहा है एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है हमदर्दी। तो कह रहा है हमदर्दी या किसी से सहानुभूति के भाव जो हैं उनको एक शब्द में क्या बोला जाता है। तो उनको एक शब्दों में बोला जाता है कॉन्डोलेंस। अक्सर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब हम लोग जो है सामने वाले को सहानुभूति देते हैं, हमदर्दी देते हैं। तो उन शब्दों को, वो जो संदेश जो उसका हौसला बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जिस व्यक्ति के यहाँ पर कोई जान की हानि हुई है, उन शब्दों को बोला जाता है कॉन्डोलेंस। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब आप जानते ही हैं, बधाई। और कॉन्डेमनेशन का मतलब होता है आलोचना, किसी के बारे में जो है कड़क शब्दों को उपयोग में लेना, क्रिटिसाइज करना।
आगे चलते हैं, अगला वर्ड है हमारी स्क्रीन पर, अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर, चरित्र। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र कैसा है, ईमानदार है, उसको अपन एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, तो उसको एक शब्द में बोला जाता है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड एक ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है जो चरित्र से ईमानदार है। ईमानदार, जिसका चरित्र साफ और पवित्र हो, वर्ड है रेक्टिट्यूड। एक वर्ड है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा या मर्यादा। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, चीज़ों को जोड़ना, यूनाइट करना। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि वो स्पेलिंग बताओ जो सही तरीके से लिखी हुई है, करेक्टली स्पेल्ड है। तो देखिए सही स्पेलिंग जो है यहाँ पर वो है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। हिंदी में अपन बोलते हैं अजीबो गरीब व्यवहार। अगर कोई व्यक्ति अजीबोगरीब व्यवहार करता है, स्ट्रेंज बिहेव करता है, तो उस चीज़ को बोला जाता है आइडियोसिंक्रेसी। अगला अपन देखते हैं, ये क्लोज टेस्ट अपने को दिया हुआ है। क्लोज टेस्ट अपन कैसे करते हैं, पहले इसको पूरा पढ़ेंगे और फिर जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनको अप्लाई करेंगे। कह रहा है द लास्ट डिकेड हैज़ बीन डैश फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, की जो पिछला दशक बीता है वो मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है। When the economies of most Western countries were dash in the early 1980s, there were dash cuts both in corporate training and in higher education। कह रहा है कि अर्ली 1980 का जो समय था, यानी 1970 से लेके 1975 के आसपास का, उस समय ज़्यादातर जो पश्चिमी देश थे उनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, लेकिन हायर एजुकेशन और कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर बहुत ही गंभीर जो है चीज़ें देखी गई। ड्यूरिंग द बूम ईयर्स ऑफ द मिड 1980s देयर वर सम डैश इन बोथ एरियाज। 1980 के बीच का जो समय था जब बूम था, मतलब बहुत अच्छा अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, नौकरियां थी, लोगों के पास धन था, आर्थिक रूप से बढ़िया था, तो उस समय जो है दोनों क्षेत्रों के अंदर दिक्कत जो है, कुछ जगह इम्प्रूवमेंट भी हुआ। इन द अर्ली 1990s industrialized countries were in the dash of another severe recession and a dash retrenchment was to be reasonably dash throughout the training world। और 1990 के शुरुआती दशक में औद्योगिकरण हुआ देशों के अंदर, और उसके बाद में एक और गंभीर रिसेशन आया, और उस तरीके की, जिस तरीके की उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, उस तरीके की जो है रिकवरी नहीं हो पाई, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर कह रहा है द लास्ट डिकेड हैज़ बीन डैश, तो पिछला दशक जो है वो बहुत ही शानदार रहा है, तो उसके लिए अपना कौन सा वर्ड आ जाएगा, डॉगमेटिक, आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। डॉगमेटिक का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है कि आउटस्टैंडिंग रहा था पिछला दशक। अगला ऑप्शन कह रहा है व्हेन द इकोनॉमीज ऑफ, जब ज़्यादातर पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो लड़खड़ा रही थी, तो लड़खड़ाने को बोलते हैं फॉल्टर, तो फॉल्टर की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉल्टरिंग, कि उस समय जो है ज़्यादातर देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो लड़खड़ा रही थी। फिर उसके बाद में क्या है, देयर वर डैश कट्स बोथ इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड इन हायर एजुकेशन, देयर वर सीवियर कट्स। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, सीवियर, तो इसमें आ जाएगा कि उस समय गंभीर जो है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और हायर एजुकेशन में गंभीर जो है कमी देखी गई थी। देखिए यहाँ पर ये वर्ड वापस आया है सीवियर, तो यही ऑप्शन 3 में भी होगा। इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड रीडिंग टेक्निक। तो यहाँ सीवियर है तो पीछे भी जो है सीवियर ही आएगा। सीवियर कट्स बोथ इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड इन हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द बूम ईयर्स ऑफ द मिड 1980s देयर वर सम प्रो एक्टिविटी इन बोथ एरियाज। दोनों क्षेत्रों के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी। इन द अर्ली 1990s
इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज वर इन द डैश ऑफ अनदर सीवियर रिसेशन, वर इन द ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है किसी चीज़ की जकड़ में, कि अर्ली 1990s में दोबारा से वो जो एक रिसेशन की पकड़ में आ रही थी वेस्टर्न कंट्रीज, एंड ए डैश रिट्रेंचमेंट वॉज टू बी, एंड ए प्रोफाउंड रिट्रेंचमेंट, कि एक गहरा जो है रिकवरी की उम्मीद कर रहे थे बट ऐसा हुआ नहीं। तो एंड अ प्रोफाउंड रिट्रेंचमेंट वॉज टू बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड, कि एक गहरी रिकवरी की उम्मीद कर रहे थे पूरे पश्चिमी देश, परंतु वैसा नहीं हो पाया था। अब अपन आगे चलते हैं। अगला अपने पास एक पैसेज है, इस पैसेज को अपन पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है, मैनी प्लेज एंड फिल्म्स हैव डिपिक्टेड द लाइफ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा, बट व्हाट मेड द म्यूजिकल प्ले द वे अक्रॉस यूनिक वॉज इट्स रीजनल फोकस। कि गौतम बुद्ध जो एक बहुत बड़े साधु महात्मा हुए, उनके जीवन पे बहुत बड़े बड़े नाटक हुए हैं, लेकिन अपने आप में जो एक अनूठा और अनोखा जो सबसे लोकप्रिय नाटक हुआ था वो हुआ था द वे अक्रॉस। द वे अक्रॉस ये वाला जो है काफ़ी यूनिक माना गया था, अनोखा माना गया था। और इसका रीज़न क्या था? इसका क्षेत्रीय भाषा में होना या रीजनल टच होना। तो रीजनल टच था, लोकल टच था, तो इसकी वजह से लोग जो है इससे अपने आप को ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर पाए। आगे कह रहा है, डायरेक्टेड बाय जी कुमार स्वामी, और ये जो नाटक है इसके डायरेक्टर कौन थे? जी कुमार स्वामी थे। द प्ले अडेप्टेड फ्रॉम द बुक तेलंगाना टू बुद्धिज्म फोकस्ड ऑन द एनलाइटमेंट ऑफ ए कर्स्ड ब्राह्मीण बावरी and his 16 curious disciples willing to understand the deeper truths of birth, death, rebirth and brotherhood। ये जो प्ले था, कौन सा प्ले? द वे अक्रॉस। ये एक पुस्तक से लिया गया। पुस्तक का नाम क्या है? तेलंगाना टू बुद्धिज़्म, जिसके अंदर एक ब्राह्मीण बावरी की बात हुई है। मामन बावरी, ब्राह्मीण बावरी मतलब एक ब्राह्मण की बात हुई है, और उसके 16 शिष्य, ब्राह्मण गुरु और उस ब्राह्मण गुरु के 16 शिष्य, डिसिपल का मतलब होता है स्टूडेंट या शिष्य, जो कि कोशिश कर रहे थे समझने की, किस चीज़ को समझने की? जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और भाईचारे को। इन 4 चीज़ों को समझने का जो है वो प्रयास कर रहे थे। फ्रॉम द इम्प्रेसिव यूज ऑफ प्रोजेक्टर विजुअल्स, म्यूजिक एंड शैडो प्ले, देयर वॉज एवरी एफर्ट टू लैंड ऑथेंटिसिटी टू द थीम। ये जो प्ले किया गया था, इसके अंदर म्यूज़िक का यूज़ किया गया था, प्रोजेक्टर विजुअल्स का यूज़ किया गया था, शैडो प्ले का यूज़ किया गया था। हर एक प्रयास किया गया था कि इसकी थीम को जो है वो ऑथेंटिक बनाया जा सके। डेस्पाइट द प्लेज फोकस ऑन तेलंगाना, द नेटिव एसेंस वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यू टू द इंग्लिश रिडेंशन डन फॉर अ वाइडर रीच। हालांकि इसके अंदर लोकल जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा रखा गया, इसी की वजह से लोग इसके प्रति आकर्षित भी हुए, लेकिन कुछ जगह जो है कि ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, ठीक है, इसलिए कई जगह इसके अंदर अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन भी कर दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक इसका जो आप बोल सकते हैं देसी हिस्सा था, देसीपन जो इसमें था वो कम हो गया। द लाइन्स अपीयर जेडेड विद लिटरल ट्रांसलेशन, और वो जो लाइन्स थी वो अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन की वजह से उनका जो भाव था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया या मर गया। आगे बोल रहा है, दी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द क्रू इम्पैक्टेड only on a surface level. Kiran Kumar's Bawri Act and Krishna Chaitanya Joshi as Pingia said to have propagated Buddhism from Telangana to several regions across South India grab your attention। अब ये जो प्ले था इसके अंदर किरण कुमार जिन्होंने ब्राह्मण बावरी का किरदार निभाया, और कृष्ण चैतन्य जोशी जिन्होंने पिंगिया का किरदार निभाया। पिंगिया वो व्यक्ति था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने बुद्धिज़्म जो है वो तेलंगाना से लेकर के पूरे साउथ इंडिया में, तेलंगाना से पूरे दक्षिण भारत में बुद्धिज़्म का जिसने प्रचार किया, उस व्यक्ति का किरदार किसने निभाया था? पिंगैया ने। उस व्यक्ति का नाम पिंगैया था और उसका किरदार किसने निभाया था? कृष्ण चैतन्य जोशी ने। और वो जो ब्राह्मण गुरु था उसका किरदार किसने निभाया था? किरण कुमार बावरी ने। तो ये यहाँ पर आपका पैसेज कंप्लीट हुआ। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट वाज सेक्रीफाइस टू कीप द प्ले इन इंग्लिश, कि किस चीज़ का बलिदान दिया गया था अंग्रेज़ी में नाटक को रखने के लिए। तो नाटक को अंग्रेज़ी में रखने के लिए जो है उसका जो नेटिव एसेंस था, उसका जो नेटिव एसेंस था, नेटिव का मतलब होता है देसी, उसका जो देसीपन था
नाटक का, उसका बलिदान दिया गया ताकि भी अंग्रेज़ी ऑडियंस भी उसको देख सके। तो कई जगह वो अंग्रेज़ी के ट्रांसलेशंस भी उसमें यूज़ किए गए, तो उसकी वजह से वो देसीपन जो था उस नाटक का, उसका बलिदान दिया गया था। तो यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगले में बोल रहा है व्हाट वाज यूनिक अबाउट द प्ले द वे अक्रॉस। द वे अक्रॉस जो था उसमें क्या चीज़ यूनिक थी? तो देखिए पहली लाइन में लिख रहा है कि वे अक्रॉस यूनिक था उसके रीजनल फोकस के कारण। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बुद्धिज़्म को जो है साउथ इंडिया में किसने स्प्रेड किया? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पिंगिया, कि उन्होंने जो है बुद्धिज़्म को तेलंगाना से दक्षिण भारत के अंदर प्रसारित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी पिंगिया जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है हु डायरेक्टेड द प्ले द वे अक्रॉस, कि द वे अक्रॉस नाम का जो प्ले है वो किसने डायरेक्ट किया था? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कुमार स्वामी, डायरेक्टेड बाय जी कुमार स्वामी। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि करेक्ट पैसिव बताओ। किसका पैसिव वॉइस बताना है अपने को? सेंटेंस है वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ अबाउट द कोरोना वैक्सीन, कि हम लोग कोरोना वैक्सीन के बारे में या कोरोना वैक्सीन से संबंधित अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं, आशा करते हैं। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना। तो देखो यहाँ पे वी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब यहाँ ध्यान से समझिए, अगर आपको एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल मिले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो जब आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज एम आर, फिर यहाँ पर आपका क्या होगा? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाई के साथ आप किसको जोड़ देंगे? अपने ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। तो आपको चेक करना है कि कहाँ पर है इज एम आर। तो यहाँ वॉज है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर एक्सपेक्टेड सेकंड फॉर्म आ गई तो ये नहीं हो सकता, हैज़ बीन एक्सपेक्टेड ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर है गुड। अब ये जो गुड न्यूज़ है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये इधर आके पैसिव में क्या बन गया? सब्जेक्ट। और पैसिव में स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट सिंपल के पैसिव का? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये यहाँ पर देखिए इज के बाद में एक्सपेक्ट का थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड, बाई से किसको जोड़ा? सब्जेक्ट को। तो ये वी जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ पर क्या बन गया? अस। और उसके बाद में जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अबाउट द कोरोना वैक्सीन, ये एज इट इज़ आ गया। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा है पैसिव बताइए किसका? हर फेलियर टू गेट एडमिशन इन द साइंस स्ट्रीम सरप्राइज्ड अस, कि वह साइंस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं ले पाई, असफल हुई, इस चीज़ से हम आश्चर्यचकित थे। तो यहाँ पर दे रखा है हर फेलियर टू गेट एडमिशन, ये सेंटेंस का पार्ट है। हर फेलियर टू गेट एडमिशन इन द साइंस स्ट्रीम, ये पूरा आपका जो है सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। सरप्राइज जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये अस आपका ऑब्जेक्ट है। सरप्राइज लगने से सेकंड फॉर्म से हमें यहाँ पर क्लियर हुआ कि जो टेंस आपका दिया हुआ है सेंटेंस में वो कौन सा है? पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल को जब हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे किसका? पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? या तो वॉज होगा या वर होगा। फिर यहाँ पर मेन वर्ब होगी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और बाई के साथ हम लोग किसको जोड़ देंगे? ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको चेंज करेंगे पैसिव में, तो ये जो अस है ये इधर आके सब्जेक्ट में वी में चेंज हो जाएगा। तो देखिए सब जगह वी है। फिर यहाँ पर पास्ट सिंपल का पैसिव क्या है? वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म। तो क्या यहाँ वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं, तो ये गलत है। यहाँ आर के साथ है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे वर के साथ है, यहाँ हैव बीन, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि वी वर सरप्राइज्ड अबाउट हर फेलियर टू गेट एडमिशन इन द साइंस स्ट्रीम। ये जो अस है ये इधर आके सब्जेक्ट बन गया। अब ये प्लूरल था तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब ले लिया अपन ने? वर ले लिया। सरप्राइज का थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड, और उसके बाद में अबाउट हर फेलियर, किस चीज़ पर सरप्राइज थे? उसके फेलियर पे।
हर फेलियर टू गेट एडमिशन इन द साइंस स्ट्रीम, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो एज इट इज़ बाद में जुड़ गया। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इनडायरेक्ट फॉर्म हमें बताना है, डायरेक्ट फॉर्म हमें दिया हुआ है। कह रहा है द प्रोफेसर सेड टू पीयूष विल यू क्लीन द डेटा एंड गेट बैक टू मी टुमारो। प्रोफेसर ने पीयूष से कहा कि क्या आप डेटा को क्लीन कर लेंगे। डेटा को क्लीन करना मतलब डेटा में जो भी एरर है वो उनको ठीक कर लेंगे, और गेट बैक टू मी टुमारो, और कल फिर मुझसे वापस मिलेंगे। तो देखो ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग जानते हैं कि सेड टू जो है वो किस में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में चेंज हो जाता है। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो आपका जो सेड टू है वो किस में चेंज होता है, आस्क्ड में, रिपोर्टिंग वर्ब। ये सबको पता है हमको, तो इसी से चेक करिए। देखिए यहाँ टोल्ड दिया हुआ है तो ये गलत हो गया, ऑर्डर्ड दिया हुआ है तो ये गलत हो गया, यहाँ आस्क्ड है और यहाँ आस्क्ड है, तो इन दो में से ही कोई हमारा आंसर होगा। दूसरा, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस हमारा, जैसा कि यहाँ पे हुआ है विल से, तो हम इफ़ या फिर वेदर को जो है कंजंक्शन की तरह यूज़ करते हैं। अगर WH वर्ड से शुरू होता है तो कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं करते, WH वर्ड से ही शुरू कर देता है। तो यहाँ पर देखिए C और D में, यहाँ पर आप C और D में अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपने कोई कंजंक्शन यूज़ किया ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन है, इफ़, तो ये आपका आंसर होगा कि द प्रोफेसर सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड पीयूष, फिर कंजंक्शन आया इफ़। ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो पीयूष का सब्जेक्टिव केस क्या आ गया, ही। विल किस में चेंज हो गया, वुड। मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्लीन, फिर आगे है दी डेटा एंड गेट बैक टू हिम। अब ये मी है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो प्रोफेसर के अकॉर्डिंग ये किस में चेंज हो गया, हिम में। और टुमारो जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, द नेक्स्ट डे में। तो हमारा सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अगेन आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है, डायरेक्ट स्पीच आपको दिया हुआ है। कह रहा है आर प्रिंसिपल सेज रूल्स आर टू बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हुआ है, सेज दिया हुआ है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में से हो या सेज हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस इज नॉट चेंज्ड। तो ये आपका जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है ये एज इट इज़ हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट वाले में चेंज हो गया है, सेकंड वाले में हेड आ गया तो यहाँ चेंज हो गया है, थर्ड वाले में आर टू बी फॉलोड दैट और प्रिंसिपल। अब देखो से या सेज जो है वो भी नो चेंज रहता है, तो यहाँ एडवाइज्ड हो गया, यहाँ सेड हो गया, यहाँ टोल्ड हो गया, तो ये तीनों जो है गलत हो गए। आर प्रिंसिपल सेज ये एज इट इज़ रहेगा, कंजंक्शन दैट, और फार आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आर प्रिंसिपल सेज दैट रूल्स आर टू बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट। क्वेश्चन हमारा ये एक PQRS का क्वेश्चन आ गया है, इसको अपने को कनेक्ट करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो दोस्तों P में आपको दिया हुआ है सच, P में आपको क्या दिया हुआ है, सच दिया हुआ है। तो ये एक कंजंक्शन है तो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है सेंटेंस शुरू होना, ठीक है। फिर Q में इनफैक्ट दिया हुआ है, ये भी एक कनेक्टिंग वर्ड ही है तो Q से भी शुरू नहीं होगा। R में दिया हुआ है इन ऑर्डर टू इनकलकेट, तो ये भी एक कनेक्टिंग वर्ड ही है। तो शुरुआत कहाँ से होगी, तो जो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट है वो कौन सा होगा, एस होगा। तो एस से शुरू होने वाली यानी बी और सी में से ही हमारा आंसर हो सकता है, ए और डी तो पिक्चर से बाहर हो गए। एस में मिल रहा है द इमरजेंस ऑफ द थियोक्रेटिक स्टेट्स वेयर ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम्स आर कमिटेड इन द नेम ऑफ द रिलीजन मिडल एजेस इज डेंजरस। ये कह रहा है कि वो राज्य जो थियोक्रेटिक के आधार पे चलते हैं, थियो का मतलब होता है रिलीजन, धर्म, तो जिन राज्यों के अंदर धर्म के आधार पर शासन चलता है वहाँ पर धर्म के आधार पे बहुत सारे समस्याएं होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है, लोगों में झगड़ा होता है, दंगे हो जाते हैं। तो एस से शुरुआत होगी, फिर एस के बाद में क्यू होगा। इनफैक्ट इट सूट्स द पर्पस ऑफ द पॉलिटिशियंस, दे कैन ड्रैग द पीपल इनटू सबमिशन बाय अपीलिंग टू देम इन द नेम ऑफ रिलीजन। अब ये चीज़ राजनेताओं के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग होते हैं तो वो अलग अलग धर्मों के लोगों को लड़ाकर, राजनीतिक के जो होते हैं, राजनेता जो होते हैं, वो अपने
फ़ायदा करते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग धर्म के लोगों के घर जलते हैं और उसमें राजनेता अपनी रोटी सेकते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं। तो एस के बाद में जो है ये क्यू आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों जगह सेम है बी और सी में। फिर अब अपने को चेक करना है कि क्यू के बाद आर आना चाहिए कि पी। फिर आर में कह रहा है इन ऑर्डर टू इनकलकेट द अनक्वेश्चनिंग बिलीफ दे कंडेम द अदर स्टेट्स विच डू नॉट फॉलो देयर रिलीजन। और राजनेता ये और करते हैं कि जो दूसरे राज्य उनकी बातों को नहीं मानते या धर्म को तवज्जो नहीं देते, तो उनको कहते भी है कि भाई आप अपने राज्यों में भी, अपने क्षेत्रों में भी धर्म के आधार पर ये काम करो। तो ये चीज़ें और वो करते हैं। और लास्ट में फिर ऐसा आ जाएगा कि इस तरीके की जो योजनाएं होती हैं वो देश के हित में नहीं होती, लोगों के हित में नहीं होती, क्योंकि इससे देश टूटते हैं और लोग टूटते हैं। एक हादसा हमारे साथ 1947 में हो चुका है, जब धर्म के आधार पर हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था। अगर अभी भी हम इन चीज़ों से जो है पीछे नहीं हुए तो और आगे जो है हमारे को दिक्कतें होगी। तो एस के बाद में क्यू, क्यू के बाद में आर और लास्ट में कौन आ जाएगा, पी। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अब 94 में दिया हुआ है गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। हमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें ए बी सी डी में से वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसके अंदर सेंटेंसेस का ऑर्डर सही दिया गया हो। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन ध्यान दें तो सेंटेंस के अंदर ऑप्शन पी में यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, जो कि एक क्या है, प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन से सेंटेंस हम लोग शुरू नहीं करेंगे, तो पी से जो है हमारा सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में क्यू है, तो क्यू में दिया हुआ है द चीफ एग्जीक्यूटिव, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, तो क्यू से पॉसिबिलिटी है शुरू होने की। आर में इट दे रखा है, तो इट जो है दोस्तों ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन से जो है शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रोनाउन किसी नाउन के लिए आया है, तो पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। तो आर से भी पॉसिबिलिटी नहीं है शुरू होने की। एस में दिया हुआ है द चीफ एग्जीक्यूटिव, अगेन ये सब्जेक्ट बन सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है। तो या तो एस से शुरू होगा या क्यू से शुरू होगा, या तो एस से या क्यू से, यानी आर से शुरू नहीं हो सकता, तो सी चला गया। अब देखो दो जगह एस से शुरू हो रखा है, दो जगह एस से शुरू हो रखा है, तो पहले हम लोग एस से चेक करते हैं, शायद यहीं से हमारा आंसर बन जाए, चांसेस ज़्यादा है। तो एस में दिया हुआ है द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी इन इंग्लैंड वंस टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन देयर वाज नो प्रॉब्लम इन एनी ऑफ हिज डिविजन्स, एनी ऑफ हिज मैनी डिविजन्स। ये बोल रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, उसने एक बार मुझे बताया था कि वह बहुत खुश था, क्योंकि उसके अंडर में बहुत सारी इलेक्ट्रिक डिविजन्स थी और किसी भी डिवीज़न से कोई प्रॉब्लम की न्यूज़ नहीं आ रही थी, तो वो बहुत प्रसन्न था। फिर आगे दोबारा इसी को कंटिन्यू करेंगे कि द चीफ एग्जीक्यूटिव हैड डन एन एक्सीलेंट जॉब इन वेल्डिंग ए ग्रुप ऑफ मोटली एंड सक्सेसफुल कंपनीज इनटू वन प्रॉफिटेबल कंपनी। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसी की आगे चर्चा करी है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने करियर में बहुत अच्छा काम किया, और वेल्डेड का मतलब होता है कंबाइन करना, ज्वाइन करना, तो उसने मोटली और दूसरी सक्सेसफुल कंपनीज को जोड़कर एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। तो एस के बाद में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। एस के बाद में क्यू कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है, तो यहाँ ये आंसर अपना हो सकता है। फिर आर में क्या है, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट, अब ये इट किसके लिए आया है, ये नॉन लिविंग नाउन को रिप्लेस करता है, तो ये इस प्रॉफिटेबल कंपनी के लिए आया है कि इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट कंपनी हैड बीन सिटिंग ऑन अ कैश होर्ड ऑफ अबाउट $24 बिलियन ईयर आफ्टर ईयर विदाउट एनी अटेम्प्ट टू यूज इट फॉर ग्रोथ और डेवलपमेंट। फिर ये बोल रहा है कि ये जो कंपनी है कई सालों से $24 बिलियन का प्रॉफिट बना रही है, लेकिन उसको इकट्ठा करे जा रही है, उसको यूज़ करके कोई और आगे डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नहीं कर रही है। और फिर लास्ट में पी आ जाएगा कि ऑफ कोर्स दे हैव नॉट मेड द ब्लंडर्स दैट सम अदर्स हैव मेड बट नाइदर डिड दे ग्रो। तो ये बोल रहा है कि हालांकि वो कंपनी जो है वो नुकसान में नहीं गई है, लेकिन बहुत सालों से वो एक ही पॉइंट पे बैठी हुई है, उस पॉइंट से आगे उनका प्रॉफिट नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी इन लोकेटिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर टू ऑगमेंट द ड्विंडलिंग सप्लाई, कि भाई हमें पानी की जो कम होती हुई सप्लाई है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कोई दूसरा
जो वाटर सोर्स है वो भी देखना पड़ेगा, अदरवाइज पानी की जो सप्लाई कम हो रही है उससे हमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये रहा देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो देयर इज, यहाँ पर सेंस ऑफ अर्जेंसी से पहले हमें आर्टिकल की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ्रेज जो है वो करेक्ट फ्रेज क्या है, ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। ए सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब होता है कि भाई हमें कार्य की जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग एक महत्वपूर्ण कार्य की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए क्या है, अर्जेंट है। तो हमारा जो फ्रेज बनता है वो क्या बनता है, ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग था तो यहाँ आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, देयर इज ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो पार्ट ए में जो है वो एरर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। अगेन अपने को एरर फाइंड आउट करना है सेंटेंस में। कह रहा है एज सून एज आई शैल रीच न्यू दिल्ली आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर। ये बोल रहा है कि जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें वो फाइल भेज दूंगा जो तुमने मुझसे मांगी थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है एज सून एज, ये कंडीशनल पार्ट है। ये जो सेंटेंस हमें दे रखा है ये कंडीशनल सेंटेंस है, और ये वाला जो है एज सून एज ये आपका कंडीशनल वर्ड है। तो ये कंडीशनल वर्ड जिस क्लॉज में लगा रहता है उस क्लॉज को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज। तो ये एज सून एज वाला जो पार्ट है अपना ये कंडीशनल क्लॉज है। अब देखो आगे वाला जो पार्ट है रिजल्ट, ये बोला कि जैसे ही दिल्ली पहुंचूंगा मैं आपको क्या भेज दूंगा, फाइल भेज दूंगा जो आपने मुझसे मांगी थी। तो यहाँ पे देखो कौन सा टेंस लगा हुआ है, आई शैल सेंड। तो विल और शैल के साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो ये अपना कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर सिंपल होता है। ठीक है, फ्यूचर सिंपल होता है। तो अगर आपका रिजल्ट जो है वो फ्यूचर सिंपल में है, अगर आपका रिजल्ट जो है वो फ्यूचर सिंपल में है तो आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो कंडीशन है वो किस में आ जाएगी, प्रेजेंट सिंपल में आ जाएगी। कंडीशन प्रेजेंट सिंपल में होगी अगर आपका रिजल्ट जो है वो फ्यूचर सिंपल में है। और ये जो टाइप का सेंटेंस है ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसको अपन बोलते हैं ओपन कंडीशनल। इसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन कंडीशनल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एज सून एज आई शैल रीच नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच। तो ये बनेगा एज सून एज आई रीच न्यू दिल्ली, कि जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा। अब ये प्रेजेंट सिंपल में हो गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा एज सून एज आई रीच दिल्ली आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर, कि जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें वो फाइल भेज दूंगा जो तुमने उससे मांगी है। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया बेटा, पार्ट ए में एरर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला हमारे पास एक और पैसेज आ गया है, इसको पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। कह रहा है ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग कुड कॉज द मरीन फूड वेब टू कोलैप्स, कि जो वैश्विक स्तर पे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से जो मैरीन फूड वेब है, मैरीन मतलब रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू सी या वाटर, तो पानी के अंदर जो जीव है, जैसे पानी के अंदर मेनली कौन है, मछलियां हैं और मगरमच्छ वगैरह ये सब है। तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है धरती का, तो जो समुद्री जीव हैं उनके खाने पीने का जो एक सिस्टम बना हुआ है, साइकिल बना हुआ है, वो डे बाई डे ख़राब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। आगे कह रहा है डेवेस्टेटिंग द लाइवलीहुड्स ऑफ टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु रिलाई ऑन फिशरीज फॉर फूड एंड इनकम। साथ ही साथ चूँकि समुद्र के जो जीव हैं उनके खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से भी, जैसे मछलियाँ, तो मछलियों को ह्यूमंस भी खाते हैं, तो एक की डिपेंडेंसी दूसरे पे, दूसरे की डिपेंडेंसी तीसरे पे, इस तरीके से। और बहुत सारे लोग जो है भाई मछलियाँ बेचते हैं मार्केट में, तो उनसे वो पैसा कमाते हैं क्योंकि लोग मछलियाँ खाते हैं। तो एक की डिपेंडेंसी दूसरे पे, तो बोल रहा है कि लोगों की इनकम प्रभावित हो रही है, और जो लोग खाते हैं सी फूड उनके खाने की दिक्कतें हो रही है। तो हर तरीके से जो है प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। साइंटिस्ट हैव वार्न्ड, वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी जारी करी है कि भाई अगर दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो और दिक्कतें आएगी। वार्मिंग ओशियंस रेस्ट्रिक्ट वाइटल एनर्जी फ्लोज बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज इन द मेरीन इकोसिस्टम, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल फॉर बिगर एनिमल्स, मोस्टली फिश, at the top of the marine food web, according to a study in the journal PLOS Biology।
ये कह रहा है कि वैज्ञानिक जो है उन्होंने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है समंदर का, तो वहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी का जो फ्लो है, एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में जो एनर्जी जाती है वो बाधित हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है टेम्परेचर का बढ़ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है समंदर का, गर्मी बढ़ती है, तो उसकी वजह से एक जीव से दूसरी जीव में जो ऊर्जा का फ्लो होता है वो बाधित होता है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको आती है? मेनली फ़िश को, क्योंकि वो जो है मैरीन फूड वेब के अंदर सबसे ऊपर होती है फ़िश, इसलिए सबसे ज़्यादा फ़िश को दिक्कत आती है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये वैज्ञानिकों द्वारा जो स्टेटमेंट है, ये किस में छपा है? जर्नल में। जर्नल किसको बोलते हैं? जो भी ये साइंटिस्ट वगैरह जो पत्र पब्लिश करते हैं, रिसर्च पेपर, उसको जर्नल बोलते हैं। और ये कौन से जर्नल में छपा है? उसका नाम है प्लॉज बायोलॉजी। प्लॉज बायोलॉजी नाम के जर्नल में ये जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है। आगे कह रहा है दिस कुड हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर फिश स्टॉक्स, सेड इवान नागेलकरकन, अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। और ये बोल रहा है कि ये जो मछलियों के भोजन की ये दिक्कतें हो रही है, तो इसकी वजह से भी मछलियों को भोजन नहीं मिलेगा। मछलियों को भोजन नहीं मिलेगा तो मछलियाँ मरेंगी, मछलियों की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो हमारे पास धरती के ऊपर मछलियों का जो ये स्टॉक है वो डे बाय डे कम हो जाएगा, हमें भी मछलियाँ खाने के लिए कम मिलेंगी। ऐसा इवेन ने कहा है, जो कि एडिलेड की यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं। द एडिलेड साइंटिस्ट सेट अप 12 लार्ज टैंक्स ईच होल्डिंग 1800 liters of water in a temperature controlled room to replicate complex marine food webs and tested the effects of ocean acidification and warming over 6 months। अब ये जो वैज्ञानिक हैं इवेन वगैरह, ये एडिलेड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इन्होंने समंदर के अंदर ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, इसको टेस्ट करने के लिए एक 1800 लीटर का क्या बनाया था? 12 बड़े बड़े टैंक बनाए और उनमें 1800 लीटर पानी जो है वो भरा। फिर उसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया एक्सटर्नल बाहर से, और फिर वहाँ पर चेक किया कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से पानी के अंदर जो जीव होते हैं उनके खाने पीने के प्रोसेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर 6 महीने तक उन्होंने ये टेस्टिंग करी। प्लांट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड अंडर वार्मर टेम्परेचर्स बट दिस वाज मेनली ड्यू टू एन एक्सपेंशन ऑफ बैक्टीरिया विच फिश डू नॉट ईट, प्रोफेसर नागेलकरकन सेड। ये बोल रहा है कि जब उन्होंने ये रिसर्च करी तो उन्होंने ये देखा कि पानी के अंदर प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अंदर जो प्लांट है उनकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, और वो किस कारण बढ़ रही है? मेनली ड्यू टू एन एक्सपेंशन ऑफ बैक्टीरिया। वहाँ पर कोई बैक्टीरिया है वो बढ़ रहा है। अब वो उस बैक्टीरिया के बढ़ने से प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, प्लांट्स जो है और ज़्यादा पनप रहे हैं पानी के अंदर, लेकिन वो प्लांट्स जो है उनको और बैक्टीरियाज को वो फिश जो है वो नहीं खाती। तो इसकी वजह से फिश जो है उनके भोजन की प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। और ये ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत ज़्यादा डेंजरस असर है, तो इसके ऊपर अपने को सोचना चाहिए। ये पैसेज दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है व्हाट कैन बी अ रीज़न फॉर द रूइनिंग ऑफ द मैरीन फूड वेब। ये जो पानी के अंदर जो एक फूड वेब बना, फूड वेब का मतलब होता है भोजन जो चक्र बना हुआ है, ये जो प्रभावित हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है इंक्रीजिंग, इसका जो मुख्य कारण है वो है इंक्रीजिंग टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से समंदर का पानी जो है वो भी गर्म होता जा रहा है। तो इसलिए ये पानी के अंदर जो जीव रह रहे हैं उनके भोजन चक्र जो है वो बिगड़ रहे हैं। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बी अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द वार्मथ इन द ओशियंस लिमिट, कि जो समंदर है या महासागर है इनमें जो गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? तो उसकी वजह से फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो लिमिट हो जाती है। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि रेस्ट्रिक्ट कर देता है वाइटल एनर्जी फ्लो बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? हु इज़ एट द टॉप ऑफ द एक्वेटिक फूड वेब। एक्वेटिक फूड वेब, पानी के अंदर जो अपना भोजन चक्र होता है उसमें सबसे ऊपर कौन होता है? तो इसमें यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो है ऊपर कौन होता है। तो बार बार बात हुई है फ़िश की, कि मेनली जो फ़िश है वो जो है आपकी सबसे ज़्यादा उसको दिक्कत आती है, क्योंकि वो टॉप पे रहती है मैरीन फूड वेब के अंदर। मैरीन फूड वेब के अंदर टॉप पे कौन रहती है? फ़िश रहती है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई डिड द साइंटिस्ट यूज़ टेम्परेचर कंट्रोल रूम्स। साइंटिस्ट ने तापमान से प्रभावित कमरे जो है वो क्यों उन्होंने लिए थे? तो उसका कारण ये था क्योंकि वो
डुप्लीकेट मेरीन फूड वेब्स जो है उस तरीके का बनाना चाहते थे, कोल्ड एनवायरनमेंट रिक्रिएट करना चाहते थे, गर्मी जनरेट करना चाहते थे, या उनके पास बहुत सारा पैसा था। तो ए ऑप्शन सही होगा कि दे वांटेड टू डुप्लीकेट मेरीन फूड वेब्स। उन्होंने ये देखो टेम्परेचर कंट्रोल रूम बनाए, किस लिए? टू रेप्लिकेट कॉम्प्लेक्स मेरीन फूड वेब। ऐसा कैसा दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है ए हमारा ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई वॉज एन एक्सपेंशन इन प्लांट लाइफ ऑब्जर्व्ड अंडर वार्म टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ी थी? इसका रीज़न ये था कि द हीट डिसेबल्ड द इंटरेक्शन बिटवीन द टू, द साइड ऑफ द इंडिविजुअल इंसेक्ट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रू, fishes were not able to eat microorganisms due to heat, bacteria which is not eaten by fish increased। तो इसमें देखो आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसलिए होगा क्योंकि जो बैक्टीरिया फिश नहीं खाती वो बढ़ता जा रहा था, और उस बैक्टीरिया के बढ़ने की वजह से प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई, लेकिन उसकी वजह से फिश को कोई खासा फ़ायदा नहीं हुआ, और फिश की जो संख्या है, उनका जो भोजन है वो डे बाई डे कम ही होता जा रहा है। तो यहाँ डी ठीक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो है अब हमारा आ गया है, मतलब ये पैसेज जो है यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है इस वाले क्वेश्चन का। अगले में अपने को बताना है एरर, कौन से पार्ट में एरर है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। कह रहा है आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। देखो यहाँ पर कह रहा है कि मुझे रीडिंग करना पसंद है, किसकी तुलना में? खेलने की तुलना में। तो देखो यहाँ पर हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है। अब बीच में जो है कंपैरेटिव फॉर्म आ गई, कंपैरेटिव डिग्री आ गई। तो अपने पास अंग्रेजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म। क्या कॉन्सेप्ट होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म ये बोलता है कि किसी भी कंजंक्शन के या कंपैरिजन के आगे पीछे स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पर हम लोग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, हमको यहाँ पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स टू प्ले की जगह हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? प्लेइंग लिखना पड़ेगा। तो पार्ट सी में एरर है। हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स, कि मुझे जो है पढ़ना ज़्यादा पसंद है बजाय गेम्स खेलने के। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है आई विश माई बस डैश सो लेट देन आई कुड हैव रीच्ड होम बिफोर ब्रेकफास्ट। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ, या ऐसा मेरी इच्छा थी कि अगर काश मेरी बस टाइम से जो है पहुँच जाती तो मैं जो है ब्रेकफास्ट से पहले घर पहुँच जाता। ये मेरा सेंटेंस है। आई विश माई बस डैश सो लेट देन आई कुड हैव रीच्ड। अब यहाँ पर ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कुड हैव रीच्ड। तो कुड हैव रीच्ड ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये मॉडल परफेक्ट है। मॉडल परफेक्ट का मतलब होता है मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको अनफुलफिल्ड कंडीशनल में मिलता है। किस में मिलता है? अनफुलफिल्ड कंडीशनल। तो अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस ये बोलता है कि ऐसी कंडीशन जो पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर कुड हैव रीच्ड बोल रहा है कि मैं पहुँच जाता ब्रेकफास्ट से पहले, लेकिन पहुँचा नहीं है। तो इधर मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। तो हमारा जो कंडीशनल क्लॉज होता है, अनफुलफिल्ड कंडीशनल में, उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर है? फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन ए में है। अब नेगेटिव है तो हेड के साथ क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। तो ये सेंटेंस ऐसे है, आई विश माई बस हैड नॉट अराइव्ड सो लेट, कि मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि मेरी जो बस है वो इतनी लेट ना पहुँचती। अगर इतनी लेट ना पहुँचती तो आई कुड हैव रीच्ड होम बिफोर ब्रेकफास्ट, तो मैं नाश्ते से पहले घर पहुँच चुका होता। ये इस तरीके से आपका बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और आपको 4 ऑप्शन में से अप्रोप्रिएट यहाँ पर वर्ड लगाना है। कह रहा है डैश यू एग्जामिन इट केयरफुली यू विल नोटिस सम फ्लॉज,
कि अगर तुम इसको ध्यान से चेक करोगे तो इसमें तुम्हें जो है कुछ फ्लॉज मिलेंगी। फ्लॉज का मतलब होता है गलती, ठीक है, यानी मिस्टेक्स मिलेंगी, कहने का मतलब ये है। तो देखो यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, ध्यान दो। तो आपने देखा कि यहाँ यू विल नोटिस कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल है। और इधर देखो एग्जामिन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल है, उधर फ्यूचर सिंपल है, ये कंडीशनल क्लॉज हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस में भी ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, ओपन कंडीशनल। एक तरफ प्रेजेंट सिंपल, दूसरे फ्यूचर सिंपल। तो इस कंडीशनल क्लॉज में कंडीशनल वर्ड आएगा, ठीक है। कौन सा कंडीशनल वर्ड आएगा भाई, अनटिल जो है ये तो टाइम के लिए आता है, तो टाइम का तो यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं इसमें। एक है अनलेस, ये कंडीशन बताता है, लेकिन ये कंडीशन कैसी होती है, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करती है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग वाली कंडीशन नहीं है। अब डेस्पाइट जो है वो तो प्रेपोजिशन है, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो हमने पास एप्रोप्रिएट कंडीशनल वर्ड बचा कौन सा, इफ़ बचा। तो ये इफ़ ही आएगा यहाँ पे कि इफ़ यू एग्जामिन इट केयरफुली, कि अगर तुम इसको ध्यान से चेक करोगे, एग्जामिन करोगे, जांच करोगे, तो इसमें तुम्हें जो है बहुत सारी गलतियाँ नज़र आएगी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन है। कह रहा है द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस दैट द वर्क डैश बी फिनिश्ड बिफोर द एंड ऑफ द वीक, कि कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने अपना वादा पूरा नहीं किया जो उसने कहा था। क्या उसने कहा था कि ये काम जो है वो सप्ताह के अंत से पहले ख़त्म हो जाएगा या सप्ताह के अंत तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसका ये वादा वो पूरा नहीं कर पाया था। ये सेंटेंस है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डिड लगा हुआ है। डिड जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब आपको कौन से टेंस में नज़र आती है, पास्ट सिंपल में नज़र आती है। तो हमें यहाँ पर ऐसा कोई मॉडल लेना पड़ेगा जो कौन से टाइम का है, पास्ट टाइम का। अब ये तो प्रेजेंट में तो मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट, तो ये नहीं आ सकता। कैन का कुड यूज़ किया जाता है पास्ट में, तो ये हो सकता है आंसर। इसको चेक करेंगे। शैल, भाई ये अगेन इसको कौन से टाइम में यूज़ करते हैं, फ्यूचर टाइम में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो या तो वुड होगा या कुड होगा। अब ये कह रहा है द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस दैट द वर्क कुड बी फिनिश्ड। अब ये कैन का कुड कैपेसिटी बताता है, जबकि ये बोल रहा है कि भाई वो ख़त्म नहीं हो सका था। तो ये एक मतलब टेम्परेरी इमेजिनेशन है। तो टेम्परेरी इमेजिनेशन के लिए जो है फिर हम लोग कुड ना लेकर के वुड लेंगे। तो ये हो जाएगा द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस दैट द वर्क वुड बी फिनिश्ड बिफोर द एंड ऑफ द वीक। वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया कि सप्ताह के अंत तक जो है काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये अपना मॉक टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।